Civil's Fundamentals. Building strong minds with stronger fundamentals. Hello everyone and welcome to Civil's Fundamentals. Today we will be starting with Merton's typology of theories. अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इतना जाना होगा मिडिल थ्योरीज होती हैं कुछ जो मर्टन के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, लेकिन मर्टन 3 तरीके की थ्योरीज बताते हैं। वो कहते हैं एक होती है केस थ्योरी। केस थ्योरी क्या होती है? केस थ्योरी लो रेंज थ्योरी होती है और ये हम इंडिविजुअल लेवल पर यूज़ करते हैं। दूसरी थ्योरी क्या बताई उन्होंने? दूसरी होती है मिडिल रेंज थ्योरी। जिसे हम एमआरटी भी बोलते हैं कभी-कभी। और तीसरी वो बोलते हैं कि ग्रैंड थ्योरी होती है। तो जो केस थ्योरी होती है वो लो रेंज थ्योरी होती है, इंडिविजुअल लेवल पर हम इसको यूज़ करते हैं। ये थ्योरी एक इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, ठीक है? मतलब किसी एक इंसान की प्रॉब्लम को समझने के लिए होती है। जब ग्रैंड थ्योरीज जैसे मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म किसी स्पेसिफिक केस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो हम ये केस थ्योरी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन है एक्स, इसने क्राइम क्यों किया? तो ये इंडिविजुअल, ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, ठीक है? सिर्फ एक केस या इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने के लिए होती है। या ये जो वाई इंसान है ये हमेशा फेल क्यों होता है, ठीक है? या ये जेड इंसान जो है ये हमेशा इसे ड्रग्स की आदत कैसे लगी, इसे अल्कोहल की आदत कैसे लगी? तो ये थ्योरीज जनरल नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, सिर्फ एक केस या इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने के लिए होती है। नेक्स्ट जो थ्योरी के बारे में वो बोलते हैं वो होती है मिडिल रेंज थ्योरी। ये ग्रुप या सोशल सेगमेंट लेवल पर होती है। तो ये थ्योरी किसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। ना तो ये बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है जैसे केस थ्योरीज होती हैं, ना ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है जिस तरीके से ग्रैंड थ्योरी होती है। इसलिए हम इसको मिडिल रेंज थ्योरी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अनएम्प्लॉयड ग्रुप्स हैं उनको ये पढ़ेगी, ठीक है? जैसे सपोज़ गर्ल्स और बॉयज़ में इन सेक्शन को पढ़ेगी। मान लो ये गर्ल्स के बारे में पढ़ रही है कि हायर एजुकेशन में ये बेटर परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो पर्टिकुलर ग्रुप पे इसका फ़ोकस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेफ़रेंस ग्रुप थ्योरी जो हमने कल पढ़ी थी, वो किसका एग्ज़ाम्पल है? मिडल रेंज थ्योरी का। जो नेक्स्ट आती है वो होती है ग्रैंड थ्योरी और इसको हम अपर रेंज थ्योरी भी कहते हैं। अपर रेंज थ्योरी मैक्रो लेवल पर ये फोकस करती है। ये थ्योरी पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए होती है। जैसे फंक्शनलिस्ट फंक्शनलिस्ट थ्योरी जैसे पार्सन्स, ये इसका एग्जाम्पल है। मार्क्सिस्ट थ्योरी बाय कार्ल मार्क्स, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है? स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, ये इसका एग्जाम्पल है। मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ग्रैंड थ्योरी का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी को समझाती है, पूरे स्ट्रक्चर को बताती है, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें पार्सन्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये इसका एग्जाम्पल है। सिगमंड फ्रॉइड का एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, वो इसका एग्जाम्पल है। एक है होता है पाइगेट, पाइगेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है, वो इसका एग्जाम्पल है। जो डर्कहाइम का एनोमी और सुसाइड, इनकी जो थ्योरीज़ है ये ग्रैंड थ्योरी है, ठीक है? क्योंकि ये पूरी सोसाइटी को समझाती है, पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, उसके डायनामिक्स को समझाती है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस नहीं करती। तो ये जो थ्योरीज़ होती हैं, ग्रैंड थ्योरीज़, ये ब्रॉड होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, नॉन टेस्टेबल होती हैं। इनको आप टेस्ट नहीं कर सकते और ये जनरलाइज्ड होती हैं, जनरलाइज्ड अक्रॉस सोसाइटीज, और ये मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करती है। तो इन कंक्लूजन मर्टन क्या कहते हैं कि एक सही थ्योरी क्या होती है? एक सही थ्योरी वो होती है विच इंटीग्रेट्स फैक्ट्स एंड हाइपोथेसिस, ठीक है? जो फैक्ट्स पे बनी होती है,
प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हाइपोथेसिस बनानी है, उसके बाद उस थ्योरी को फील्ड में वेरीफाई करना चाहिए, तब वो साइंटिफिक थ्योरी कहलाएगी। मतलब इंडक्शन और डिडक्शन, ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको बताया था, इन दोनों का यूज़ करना चाहिए। तो आर.के. मोटन ने मिडल रेंज थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, जो टालगेट पार्सन्स के बड़े और एब्स्ट्रैक्ट मेगा थ्योरीज का एक तरीके से जवाब था। तो पार्सन्स की थ्योरी बहुत बड़ी-बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, जिनके पीछे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता था, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती थी, नॉन टेस्टेबल होती थी, ठीक है? तो मोर्टन को ये चीज़ पसंद नहीं आई। मोर्टन कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, बड़े-बड़े शब्दों में थ्योरीज बना रहे हैं स्मार्ट बनने के लिए। उन्होंने बोला कि थ्योरीज में इंटेलेक्चुअल अग्रेशन और एकेडमिक स्पेक्यूलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब इंटेलेक्चुअल एग्रेशन क्या होता है, दूसरों पे बड़ी मतलब दूसरों पे अपनी बड़ी बड़ी बातें थोपना कि ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, और एकेडमिक स्पेक्यूलेशन बिना प्रूफ के इमेजिनेटिव आइडियाज बनाना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो इन थ्योरीज को क्या कहता है, वो क्या कहता है कि जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है, दे शुड नॉट बी वेक, दे शुड नॉट बी अनरियलिस्टिक, दे शुड नॉट बी फिल्ड विद confusing terms, they should only based on logic, sorry, it should only not based on logic, instead theories क्या होनी चाहिए, real fact पे based होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होनी चाहिए, सोशल रियलिटीज को क्लियर और सिस्टमैटिक वे में उनको समझाना आना चाहिए। इसलिए वो जो ये सारी थ्योरीज है, ये सोशल सिस्टम वगैरह की थ्योरीज है, इनको जो है वो रिजेक्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि सच बिग क्लेम्स डोंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो एक्चुअल जो इश्यूज हैं, जो पीपल जो है, जो लोग वो रियल लाइफ में जो फेस कर रहे हैं, उसको यूज करो, ठीक है? अब 1960s के टाइम पे अमेरिका में प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे पॉलिटिकल करप्शन, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, डिविएंट बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो रही थी 1960s के अमेरिका में। तो आर.के. मोर्टन ने एक सिंपल थ्योरेटिकल मॉडल्स यूज़ किया इन इमर्जिंग प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए, और लेटर इन मॉडल्स को कहा गया मिडल रेंज थ्योरी। अब सोशियोलॉजी में मिडल रेंज थ्योरी की क्या ज़रूरत है? सोशियोलॉजी में चीज़ें होती हैं जैसे कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फैमिली के रोल या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के रोल, रिलीजन के रोल, स्कूल, एजुकेशन, इन सब के रोल्स को हम पढ़ते हैं, और ये सारी चीज़ें टाइम के साथ जो है या जगह के साथ जो है ये चेंज होती रहती है। तो इस कांस्टेंट चेंज और वैरायटी को देखते हुए मोर्टन ने बोला कि रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो सोसाइटी की डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस को समझे। ये जो बड़ी-बड़ी थ्योरीज है, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, जनरलाइज़ कर देती है हर चीज़ को अक्रॉस टाइम, अक्रॉस सोसाइटीज़, ठीक है? तो जो ये मेगा थ्योरीज होती है, ये नेचुरल साइंसेज में यूजफुल होती है, वो सोशियोलॉजी के लिए नहीं है। ये जो मेगा थ्योरीज है, आप नेचुरल साइंसेज में यूज करो। मॉर्टन का मानना था कि सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस की तरह बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही बड़ी और रिजिड थ्योरीज बनानी चाहिए। उसके बदले सोशियोलॉजी को मिडिल रेंज थ्योरी बनानी चाहिए, जो प्रैक्टिकल हो, रियल डाटा पे बेस्ड हो और स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम्स को क्लियरली समझा सके, ठीक है? अब ये मिडल रेंज थ्योरी को हम क्या, मतलब इस थ्योरी से हम क्या चीज़ें, टॉपिक समझते हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन समझते हैं, अल्कोहलिज्म समझते हैं, रेसिज्म समझ सकते हैं। तो इस अप्रोच से हम ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस समझ सकते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मॉर्टन का टाइपोलॉजी थ्योरीज को लेकर ये सारी चीज़ें थी कि 3 तरीके की थ्योरीज होती हैं, केस थ्योरी, मिडल रेंज थ्योरी, ग्रैंड थ्योरी, और हमें मिडल रेंज थ्योरी पे फोकस करना चाहिए। क्यों? ना ही ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल पे फोकस करती है, और ना ही ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड या एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन टेस्टेबल भी नहीं है। तो हमें ये यूज़ करनी चाहिए, जो ग्रुप और सोसाइटल सेगमेंट लेवल पे चीज़ों को समझा सके। अब नेक्स्ट आते हैं मोर्टन्स पैराडाइम फॉर फंक्शनल एनालिसिस। ये क्या है? आर.के. मोर्टन ने फंक्शनलिस्ट अप्रोच को ज़्यादा रियलिस्टिक, साइंटिफिक और क्रिटिकल बनाने के लिए एक सिस्टमैटिक मेथड डेवलप किया, ठीक है? उन्होंने इसको बोला फंक्शनल
पैराडाइम, जो बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है जिससे हम फंक्शनलिज्म का यूज करके सोसाइटी को एनालाइज कर सकते हैं. सो मोर्टन स्टार्टेड बाय पॉइंटिंग आउट द फ्लॉज in the work of early functionalists like Milanowski, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन. तो इनके फ्लॉज को उन्होंने पहले पॉइंट आउट किया. उन्होंने कहा कि कुछ गलत अजम्पशंस बनाए गए हैं जो assumptions को करेक्ट करना जरूरी है ताकि फंक्शनल एनालिसिस ज्यादा एक्यूरेट और यूजफुल बन सके. तो क्या है ये रॉन्ग पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस? पोस्टुलेट्स का मतलब होता है बिलीफ. ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये 3 पोस्टुलेट्स? एक है पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, एक है पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिवर्सैलिटी और एक है पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी. अब इन पोस्टुलेट्स को डिटेल में हम समझते हैं. तो मॉडर्न के हम पोस्टुलेट्स को जो वो क्रिटिसाइज करता है उसको अच्छे से देखते हैं. तो पहला क्या है? पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी. अर्ली फंक्शनलिस्ट क्या मानते थे? उनका मानना था कि सोसाइटी के हर पार्ट परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं. मतलब सारे इंस्टीट्यूशन मिलके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं. ठीक है, सो ही अज्यूम दैट एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी वर्क्स टुगेदर इन परफेक्ट हार्मनी. ऑल इंस्टीट्यूशंस आर टाइटली इंटीग्रेटेड और ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है. अब मॉडर्न का क्या क्रिटिक है इस पे? ये तो हो गया अर्ली फंक्शनलिस्ट का मानना कि वो क्या मानते थे. अब मॉडर्न इसमें क्रिटिक करेगा अपना, मॉडर्न क्रिटिसाइज करेगा इसको और मॉडर्न ही सजेशन देगा. मॉडर्न का क्रिटिक है कि सोसाइटी हमेशा इतनी यूनिफाइड नहीं होती. अगर बिना वेरीफाई किए ये मान भी ले कि सोसाइटी फुल्ली यूनाइटेड है तो वो साइंटिफिकली टेस्ट नहीं किया जा सकता. और ऐसे बिलीफ फंक्शनलिज्म को कंजर्वेटिव और बायस्ड बना देते हैं. वो कॉन्फ्लिक्ट या इनइक्वालिटी को छुपा लेते हैं और एक झूठी इमेज बनाते हैं परफेक्ट सोसाइटी की कि सब कुछ परफेक्ट है. मॉडर्न का सजेशन क्या है इसमें? हमें डाटा को एम्पिरिकली चेक करना चाहिए कि सोसाइटी में कितनी यूनिटी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, बस अज्यूम नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो अजम्पशन से काम नहीं चलेगा, एम्पिरिकली चेक करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने अर्ली फंक्शनलिस्ट का व्यू जाना, उसके बाद मॉडर्न ने किस तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया वो देखा और मॉडर्न का सजेशन देखा. नेक्स्ट क्या है? पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिवर्सैलिटी. अर्ली फंक्शनलिस्ट क्या मानते थे? उनका मानना था कि अगर कोई चीज सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, सपोज कोई रिचुअल है या कोई बिलीफ है या कोई भी लॉ है, ये कुछ सोसाइटी में चीज़ें एग्ज़िस्ट करती है, कोई भी चीज़ अगर सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करती है, तो वो ज़रूर पूरी सोसाइटी के लिए कोई ना कोई पॉज़िटिव फंक्शन सर्व करेगी, ठीक है? अब मॉडर्न का क्या क्रिटिक था इसमें कि ये ओवर जनरलाइज़ेशन है. दिस इज़ ओवर जनरलाइज़ेशन. द ट्रुथ इज़ सम एलिमेंट्स इन द सोसाइटी मे बी डिसफंक्शनल. ठीक है, कुछ जो एलिमेंट्स है ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स फंक्शनल ही होंगे. अर्ली फंक्शनलिस्ट क्या कह रहे हैं कि हर जो भी चीज़ सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है वो फंक्शनल है, पॉजिटिवली फंक्शनल है वो. लेकिन मॉर्टन क्या कहते हैं कि ओवर जनरलाइजेशन है. सम एलिमेंट्स इन द सोसाइटी मे बी डिसफंक्शनल, दे मे हार्म पार्ट ऑफ सोसाइटीज और द होल सिस्टम. कुछ अफेक्ट्स जो एक्शन के होते हैं वो इंटेंशनल हो सकते हैं और विजिबल भी हो सकते हैं, जिन्हें हम मैनिफेस्ट फंक्शन कहते हैं. जो हमें दिख रहा है, जो हम जिस इंटेंशन से हमने वो काम किया है वो फंक्शन वो प्रोवाइड हो रहा है, विजिबल है, हमें दिख रहा है कि इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा. अगर आज मैं कुछ एक्शन कर रही हूँ तो हमें दिख रहा है कि आज मैंने जो किया उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, विजिबल है वो. इंटेंशनल भी है कि हाँ जानबूझ के कि वो चीज़ हो इसलिए मैं वो फंक्शन इसलिए मैं वो एक्शन कर रही हूँ. लेकिन कुछ एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो अनइंटेंशनल और हिडन होते हैं, जिसे हम लेटेंट फंक्शन कहते हैं. तो वी शुड लुक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एंड कैलकुलेट द नेट अफेक्ट ऑफ पार्ट इन द सिस्टम. ये मॉर्टन का सजेशन था. तो हमें हर पार्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दोनों देखने चाहिए और उसका नेट अफेक्ट कैलकुलेट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन. अगर हम टेलीविजन का
फंक्शन देखें, पॉजिटिव फंक्शन देखें तो टेलीविज़न से हमें नॉलेज मिलती है, टेलीविज़न से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और टेलीविज़न जो मेन उसका फंक्शन है वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट ये इसका मेन है। लेकिन इसकी कुछ डिसफंक्शन भी तो हो सकते हैं ना, वो क्या है? इट प्रमोट्स कंज्यूमरिज़्म, वल्गैरिटी दिखाता है, वॉयलेंस दिखाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव और रिसर्चर शुड स्टडी बोथ साइड्स टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल इम्पैक्ट, टू अंडरस्टैंड द नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, सो आर के मॉर्टन रिजेक्ट्स दिस फंक्शनल यूनिवर्सैलिटी या फंक्शनल यूनिफॉर्मिटी और क्या कहता है कि फंक्शनल यूनिवर्सैलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, देयर एग्जिस्ट फंक्शन, डिसफंक्शंस एंड नॉन फंक्शंस। ठीक है, हो सकता है जैसे ये टीवी का एग्जांपल दिया, इसके कुछ पॉजिटिव फंक्शन है, मतलब कुछ फंक्शंस है इसके, कुछ इसके डिसफंक्शंस है जिसको मैंने नेगेटिव से कोनोट किया है, और कुछ नॉन फंक्शंस भी हो सकते हैं, मतलब किसी को इससे कुछ फर्क नहीं भी पड़ सकता है। ठीक है, वो हम आगे अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। तीसरा क्या है? पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? अर्ली फंक्शनलिस्ट बिलीव दे दैट एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी इज एसेंशियल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस। जो हर पार्ट है वो एसेंशियल है और उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ईच पार्ट इज फंक्शनली इंडिस्पेंसिबल। तो उन्होंने माना कि सोसाइटी का हर पार्ट एसेंशियल होता है, रिप्लेस नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, तो मॉडर्न का क्या क्रिटिक है? अलग अलग सोसाइटीज में ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स भी सेम चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का एग्जाम्पल लो। एजुकेशन आपको फैमिली भी दे सकती है, स्कूल भी दे सकती है, रिलीजियस ग्रुप भी दे सकता है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये भी दे सकते हैं। तो वो एक ही स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी आप एग्जाम्पल दो जुडिशियल एक्टिविज्म का। जुडिशरी क्या कर रही है? पार्लियामेंट के फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है और अपने फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अलग अलग सोसाइटी में ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स सेम फंक्शन पूरा कर सकते हैं। तो हमें मॉर्टन का क्या सोल्यूशन था कि हमें फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स या फंक्शनल इक्विवेलेंस इन पे फोकस करना चाहिए। मतलब सोसाइटी के नीड्स अलग अलग तरीके से फुलफिल हो सकते हैं, अलग अलग टाइम, अलग अलग जगह, स्ट्रक्चर, इन सब के हिसाब से। और ये देखना चाहिए कि सोसाइटी की एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म आप लोगों के हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा। सो मॉर्टन, why Morton's paradigms matter? Morton gave this paradigm to make functionalism more realistic and scientifically useful. तो क्या कहता है मॉर्टन कि सोशियोलॉजी मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस, नॉट अजम्पशंस। एविडेंस पे बेस्ड होनी चाहिए, अजम्पशंस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वी शुड लुक बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स, मतलब नेट इफेक्ट देखना चाहिए हमें किसी भी चीज का। तीसरा क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव वेज, या हम क्या कह सकते हैं इसे? फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स, फंक्शनल इक्विवेलेंस ऑफ फुलफिलिंग द सेम फंक्शन मस्ट बी कंसीडर्ड। और चौथा क्या है? फंक्शनलिज्म शुड बी टूल टू अंडरस्टैंड चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट, नॉट जस्ट हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। तो फंक्शनलिज्म से आप सिर्फ हार्मनी और स्टेबिलिटी मत समझो, आप चेंज और कॉन्फ्लिक्ट को भी समझो। तो मॉडर्न का जो फंक्शनल पैराडाइम है वो स्टेप्स है। पैराडाइम मतलब क्या होता है? स्टेप्स हैं, जिसे हम फंक्शनल पैराडाइम भी कहते हैं। ये कैसे सोशियोलॉजिस्ट को यूज करना चाहिए, एक फंक्शनल एनालिसिस करना चाहिए, वो हमें एक्सप्लेन करता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होते हैं? मैनिफेस्ट फंक्शन होते हैं क्लियरली रिकॉग्नाइज कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब हमें पता है कि ये एक्शन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इंटेंशनली हम उस एक्शन को करते हैं क्योंकि हमें जो है वो कॉन्सिक्वेंस चाहिए होता है, हमें पता होता है, हम पर्पसफुली हम परफॉर्म करते हैं ऐसी चीज़ों को। जैसे स्कूल का जो मैनिफेस्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है? पढ़ाई करवाना, एग्जाम्स लेना, जॉब के लिए प्रिपेयर कराना। वहीं मैरिज का अगर हम मैनिफेस्ट फंक्शन देखें तो क्या है? एक सोशली रिकॉग्नाइज कंपेनियनशिप प्रोवाइड कराता है।
जो कि सोशली रिकॉग्नाइज्ड है। रिप्रोडक्शन, लीगल बॉन्डिंग, ये इसके मैनिफेस्ट फंक्शन है, मतलब हम पर्पसफुली परफॉर्म कर रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्ट फंक्शन क्लियर, एक्सपेक्टेड और प्लान्ड होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लेटेंट फंक्शन की बात करें तो ये हिडन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अनप्लान्ड होते हैं, अननोटिस्ड होते हैं। ठीक है, और पीटर बर्जर जो है, पीटर बर्जर, ये लेटेंट फंक्शंस को डीबंकिंग भी कहते हैं। डीबंकिंग, डीबंकिंग मीन्स लुकिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस और ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, मतलब सोसाइटी के एक्शन के पीछे छिपे हुए डीपर मीनिंग्स को समझना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज का मैनिफेस्ट फंक्शन हमें पता है कि सोशली रिकॉग्नाइज कंपेनियनशिप, रिप्रोडक्शन, लीगल बॉन्डिंग। लेकिन वही बात अगर हम लेटेंट फंक्शन की करें मैरिज का, जो कि हिडन है, ठीक है, वो क्या हो सकता है? स्टेटस इंप्रूवमेंट, किनशिप नेटवर्क को और एक्सपैंड करना, ठीक है, इनहेरिटेंस सिस्टम को सिक्योर करना, जेंडर रोल्स पे कंफर्म करना। ये मैरिज का क्या हो गया? लेटेंट फंक्शन हो गया। अगर हम रिलीजन की बात करें, रिलीजन का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है? प्रमोट वैल्यूज लाइक हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी। वहीं अगर हम रिलीजन के लेटेंट फंक्शन की बात करें, जो हिडन होते हैं, ठीक है, जो अनइंटेंडेड होते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल वेबर का ले लो। वेबर क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म इज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिलीजन, रिलीजियस वैल्यूज, यही है। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, ये रिलीजन का क्या हो गया? हिडन फंक्शन, लेटेंट फंक्शन हो गया। सो इसको समराइज करती हूँ। एवरी एक्शन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, एवरी एक्शन हैज anticipated consequences and unanticipated consequences। मॉडर्न ना जो मैनिफेस्ट और लेटेंट जो ये वर्ड है, ये यूज ही नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि हर एक्शन का एंटीसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस होता है और एक अनएंटीसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस होता है। ये एंटीसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को हम मैनिफेस्ट कहते हैं, और जो ये अनएंटीसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को हम लेटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी ये चीजें हो गई कि दो तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अब जो ये एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस होता है, ये इंटेंडेड और रिकॉग्नाइज्ड है। अब इंटेंडेड मतलब क्या होता है? हमें पता है कि इसका रिजल्ट जो है वो यही आएगा, हम जानबूझ के करते हैं और हमें पता है कि इसका रिजल्ट यही आएगा। रिकॉग्नाइज्ड मतलब क्या होता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम ये जो एक्शन कर रहे हैं, इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो यही होगा, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, और अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस का एक फॉर्म होता है लेटेंट। ठीक है, और इसको भी उसने अलग अलग में डिवाइड किया है। लेटेंट फंक्शन, लेटेंट डिसफंक्शन, लेटेंट नॉन फंक्शन। ठीक है, न्यूटन क्या कह रहे हैं कि एक्शन के दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस जिसे हम मैनिफेस्ट कहते हैं, वो इंटेंडेड होते हैं और रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, हमें उनका रिजल्ट पता होता है क्या होगा, हम उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। लेटेंट, और जो अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको हम लेटेंट कहते हैं, मतलब ये अनइंटेंडेड होते हैं और ये अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं, हमें नहीं पता होता है, हम इसको ना ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं और ना हमें अल्टीमेट रिजल्ट उसका पता होता है कि क्या रिजल्ट होगा। अब जो ये लेटेंट फंक्शन है, लेटेंट, इसी के तीन पार्ट्स उन्होंने बताए हैं, एक तो लेटेंट फंक्शन, एक लेटेंट डिसफंक्शन, एक लेटेंट नॉन फंक्शन। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। लेटेंट फंक्शन क्या होता है कि वो जो हिडन कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका जो अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। लेटेंट डिसफंक्शन क्या होता है? जो उसका हिडन कॉन्सिक्वेंस होगा वो नेगेटिव होगा। और नॉन फंक्शन मतलब ना ही वो फंक्शनल होगा, ना ही वो डिसफंक्शनल होगा, न्यूट्रल होगा। अब ये पूरी थ्योरी एक एग्जांपल से आप लोगों को समझ आएगी। कास्ट सिस्टम लिखते हैं, कास्ट सिस्टम हम लेते हैं। कास्ट सिस्टम का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा?
या एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? और यहीं अगर मैं बात करूँ इसका अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस, जिसको वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक है लेटेंट फंक्शन, एक है लेटेंट नॉन फंक्शन, एक है आपका लेटेंट डिसफंक्शन। ठीक है? अब कास्ट सिस्टम का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है? ऑक्यूपेशनल डिवीजन, सोशल ऑर्डर, स्टेबिलिटी। ठीक है, रोल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है ड्यू टू एस्क्राइब स्टेटस, पीपल नो देयर ड्यूटीज, कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, ग्रुप आइडेंटिटी मिलती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। ये इसका क्या है? ये मैनिफेस्ट फंक्शन है, एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस है, जो हमें क्लियरली दिख रहा है एकदम। ठीक है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट भी हमें दिख रहा है और हम इसे प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। वही बात अगर मैं लेटेंट फंक्शन की करूं एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस में, मैं लेटेंट फंक्शन की बात करूँ तो क्या है, एक पॉजिटिव अगर हम देखें तो ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे देता है जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं उनको। मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का काम करता है। वहीं अगर एंटिसिपेटेड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज में मैं इसका नॉन फंक्शनल देखूं तो जो कॉस्मोपॉलिटन अर्बन स्पेसेस होते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, टेक्निकल स्टार्टअप्स है, वहाँ तो रिजर्वेशन वगैरह कोई सीन नहीं होता है। ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, कास्ट प्लेस नो रोल। तो ना ये वहाँ के लिए फंक्शनल है, ना ये वहाँ के लिए नॉन डिसफंक्शनल है, वहाँ पे ये न्यूट्रल है। उस चीज़ के लिए वो ग्लोबल स्पेयर में, फॉरेन में, कॉस्मोपॉलिटन अर्बन स्पेसेस में ये नॉन फंक्शनल है। अगर हम बात करें लेटेंट डिसफंक्शन की, तो कास्ट का क्या हो सकता है? लेटेंट डिसफंक्शन, वोट बैंक, पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज़ स्टूडेंट इज़ जॉइनिंग कोचिंग क्लासेस फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है? तो यहाँ पे हम कोचिंग का लेते हैं। कोचिंग का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा? और लेटेंट फंक्शन अगर मैं देखूँ तो क्या होगा? लेटेंट फंक्शन और डिसफंक्शन देखते हैं हम क्या होगा। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा? टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सिलेक्शन। बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर हमें यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, इससे चांसेस जो है सिलेक्शन के वो बढ़ जाएंगे। ये उसको लगता है, मैनिफेस्ट फंक्शन उसका ये है। लेटेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो हिडन फंक्शन क्या है? हिडन कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि उसका डिसिप्लिन बन जाएगा, रूटीन बन जाएगा उसका, पीयर ग्रुप बन जाएंगे, पॉजिटिव कंपटीशन इन्वायरमेंट मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखेगा, एनालिटिकल थिंकिंग सीखेगा। ठीक है, डिसफंक्शन क्या होगा? ओवर डिपेंडेंस ऑन कोचिंग, सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं कर पाएगा, रिड्यूस हो जाएगी, स्ट्रेस या बर्नआउट हो जाएगा ड्यू टू पीयर प्रेशर। ये सारी चीजें हो जाएंगी। इंटरनलाइज कर लेगा फेलियर को अगर सेलेक्ट नहीं हुआ, विच विल अफेक्ट द सेल्फ वर्थ। अब जो इस लड़के के लिए डिसफंक्शन है, ओवर डिपेंडेंसी ऑन द कोचिंग, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए तो फंक्शनल हो सकती है। तो हो सकता है जो मेरे लिए फंक्शनल हो वो तुम्हारे लिए डिसफंक्शनल हो, जो तुम्हारे लिए डिसफंक्शनल हो वो मेरे लिए नॉन फंक्शनल हो। ये सारी चीजें हो सकती है। तो आर के मॉर्टन थ्रू हिज थ्योरी ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट प्रूफ दैट समथिंग कैन बी फंक्शनल फॉर यू, समथिंग कैन बी डिसफंक्शनल और फंक्शनल फॉर मी। ठीक है, तो ये रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, फिर लास्ट में हम एक देखते हैं कॉन्सेप्ट मॉर्टन का, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। डब्ल्यू आई थॉमस की एक थॉमस थ्योरम है। ये थॉमस थ्योरम क्या कहती है? इफ मैन डिफाइंस सिचुएशन एज रियल, दे आर रियल इन देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। मॉर्टन ने इसी थॉमस थ्योरम पे सेल्फ फुलफिलिंग का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का आइडिया दिया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एजुकेशन सिस्टम,
एजुकेशन सिस्टम में अगर टीचर पॉजिटिव लेबल लेबल करता है, मतलब टीचर ने बोला ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, स्टूडेंट खुद पे भरोसा करने लगेगा, मेहनत करेगा और रिजल्ट क्या होगा, उसकी अच्छे ग्रेड्स आएंगे। अगर टीचर ने उसी को नेगेटिव लेबल दिया, टीचर ने बोला ये स्टूडेंट तो बेकार है, स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है, कम मेहनत करता है और सच में फेल हो जाता है। ठीक है, तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या है? अ प्रिडिक्शन और बिलीफ दैट कॉजेज itself टू बिकम ट्रू। अ प्रिडिक्शन और बिलीफ दैट कॉजेज itself टू बी ट्रू। ठीक है, उसी तरीके से स्टैनले कोहेन ये कहते हैं कि जो मीडिया होता है, मीडिया कैन ऑल्सो क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी by exaggerating certain events leading to moral panic in society. For example, मीडिया कैसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्रिएट करता है? एक मान लो छोटा सा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया, मीडिया ने उसको बड़ा चढ़ा के दिखा दिया, लोग टेंशन में आ जाते हैं, कम्युनल क्लैशेस बढ़ जाती हैं। 9/11 अटैक के बाद इस्लामोफोबिया स्प्रेड हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, अ प्रेडिक्शन और बिलीव दैट कॉजेज इटसेल्फ टू बिकम ट्रू, जो मॉर्टन ने थॉमस थ्योरम से के आइडिया पे बेस किया था। अब सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के अगेंस्ट या इसके अपोजिट एक और कॉन्सेप्ट है सेल्फ नेगेटिंग प्रोफेसी। ये क्या होता है? ये अपोजिट होता है उसका। इसका मतलब क्या है? अ प्रिडिक्शन इज मेड एंड पीपल एक्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज आई कि पानी की कमी होने वाली है, अब लोग क्या करने लगे? पानी बचाने लग गए। रिजल्ट क्या होता है कि पानी की कमी आई ही नहीं। तो अ प्रिडिक्शन इज मेड एंड पीपल एक्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग ट्रू। वहां पे क्या हो रहा था कि लेबल कर रहे थे, उस हिसाब से लोग एक्ट कर रहे थे और वो सही भी हो रहा था। यहाँ पे जो लोगों ने प्रिडिक्ट कर दिया है उसके अगेंस्ट वो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये थॉमस थ्योरम है और जो ये मॉर्टन का आइडिया है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का, दिस बोथ शो हाउ बिलीव्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अगर ये बिलीफ सही ना भी हो, इवन इफ दे आर अनट्रू, दे हैव एबिलिटी टू सिग्निफिकेंटली ऑल्टर आवर बिहेवियर। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसका, यही था कि ये चाहे सही हो ना हो, ये बिलीफ किस तरीके से सोसाइटी को, हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पे मॉडर्न की अब थ्योरी ये खत्म होती है, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन वाली। अब लास्ट हमारी डिवियंस बच गई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, कीप स्टडिंग।